हम लोग पीसीएस एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये सभी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट होगा। पहला क्वेश्चन है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो हमें इसमें गलत बताना है। पहला है कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो ये गलत हो जाएगा। ये तीसरी नहीं है, ये दूसरी है। और ये कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका में, तो इसका पहला ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि इसकी सीमा 4 देश हो, तो ये यही गलत हो जाता है क्योंकि ये 4 नहीं 3 देश अपने बाउंड्री शेयर करती है। इसमें आएगा यूकेटी, याद रखिएगा, युगांडा, केन्या और तंजानिया। चौथा कह रहा है कि विक्टोरिया लेक से निकलने वाली एकमात्र धारा कौन सी है, नील नदी है, जो कि युगांडा के जिंजी के पास झील से बाहर निकलती है। तो विक्टोरिया लेक से ही उद्गम होता है व्हाइट नील का, ठीक है। और लेक ताना, देखिए विक्टोरिया नील के पास से विक्टोरिया झील से उद्गम होता है किसका, व्हाइट नील का। और यहाँ पे मिला है लेक ताना, ठीक है, वहाँ से उद्गम होगा किसका, ब्लू नाइल का। दोनों नदी खार्तूम, जो कि कहाँ पे है, सूडान की कैपिटल है, वहाँ जाके मिलती हैं और वहीं पे ये नील नदी के नाम से जानती है, तो ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में, मतलब नॉर्थ अमेरिका में, नियाग्रा जलप्रपात किन 2 लेक्स के मध्य स्थित है, तो यह ओंटारियो तथा इरी के मध्य। और नियाग्रा जलप्रपात ये कंट्री कौन सी है, यूएसए तथा कनाडा है, और ये बीपीएससी में पूछा भी गया है। यह प्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, ये रिवर याद रखिएगा। और नियाग्रा वाटरफॉल कनाडा के ओंटारियो तथा अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली नियाग्रा नदी पर स्थित है, और यह ओंटारियो तथा इरी झील के बीच स्थित है। कौन सा, नियाग्रा वाटरफॉल। नेक्स्ट है यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण, मतलब कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है प्रमुख लेक्स को, और ये स्वेज नहर की है, तो ये याद रखिएगा, स्वेज कैनाल में स्थित लेक्स। तो स्वेज कैनाल में सबसे पहले सबसे नॉर्थ में मिलेगी कौन सा, लेक मंजिला, अल मंजिला लेक, एंड देन लेक अल मंजिला, फिर उसके बाद आएगा टिम्शा लेक, एंड देन ग्रेट बिटर, एंड देन लिटिल बिटर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रमुख झीलों का अवरोही क्रम दिया गया है। यहाँ पे सबसे बड़ी लेक कौन सी है, लेक सुपीरियर, कहाँ पर है, कनाडा तथा यूएसए में है। सेकंड पर आती है विक्टोरिया, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, यूकेटी, ठीक है, बाउंड्री शेयर करती है अपनी, अफ्रीका में है। सेकंड लार्जेस्ट है लेक बैकाल, कहाँ पे है, रसिया में है, तथा ग्रेट बियर लेक ये कनाडा में है। कह रहा है कि नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये टुगेला नहीं है, ये है एंजल जलप्रपात, तो इसका पहला ही सही सुमेलित नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर। सेकंड कौन सी है, विक्टोरिया। सबसे ऊंची नवगम्य लेक कौन सी है, नेविगेबल लेक बोल रहा है, तो हो जाएगी टिटिकाका लेक। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, यह है टंगनेका। और सबसे गहरी कौन सी है, लेक बैकाल, कहाँ पे है, रसिया में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है, तो हो जाएगी लेक बैकाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बॉइलिंग लेक कहाँ पे है, डोमिनिका, करेक्ट है ये। 5 फ्लावर लेक ये मंगोलिया में नहीं, ये है चाइना में, तो इसका दूसरा ही सही नहीं है। रेड लैगून बोलीविया में स्थित है, बोलीविया साउथ अमेरिका में है, ठीक है, और ये एक लैंड लॉक कंट्री है बोलीविया, तो ये भी याद रखेंगे, ये क्योंकि ये पूछा गया है तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है बोलीविया। ग्रेट स्लेव लेक ये है कनाडा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो दैट इज लेक बैकाल। नेक्स्ट है, यूएसए की वृहत झीलें दी गई हैं, इनका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताना, मतलब कि ईस्ट टू वेस्ट। तो यदि ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो यह आएगा ओंटारियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन एंड सुपीरियर। साथ ही सुपीरियर, ह्यूरन, इरी तथा ओंटारियो ये यूएसए व कनाडा की सीमा पर हैं, और जो सुपीरियर है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, विक्टोरिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, लेक बालखस कहाँ है, कजाकिस्तान में, टिटिकाका ऊंचाई पर है ये, और ये बोलीविया तथा पेरू की सीमा पर है, साउथ अमेरिका में। इरी कहाँ है, यूएसए कनाडा की सीमा पर है। लेक बैकाल ये यूक्रेन में नहीं, ये है रसिया में। और जो टिटिकाका है ये सबसे ऊंची नवगम्य झील है, ठीक है, ऊंचाई पर है और नेविगेबल भी है। पश्चिम अफ्रीका की निम्न की झीलों में से कौन एक सूखकर मरुस्थल में बदल गई है, तो दैट इज लेक फेग्युबिन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गया या फिर सूख गया है, तो इसमें हो जाएगा अरल सागर, किसके किसके बीच में है, तो यह है कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के बीच में।
नेक्स्ट है प्रमुख वाटरफॉल है, तो एंजल जलप्रपात कहाँ है, वेनेजुएला में। योसेमिटी कहाँ है, कैलिफोर्निया में। नियाग्रा वाटरफॉल यूएसए तथा कनाडा के बॉर्डर पर है। और विक्टोरिया ये साउथ अफ्रीका में है। नेक्स्ट है प्रमुख जल संधियाँ हैं, तो इसमें जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो ये अफ्रीका तथा यूरोप के मध्य स्थित है। मलक्का ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच मिलेगी। यदि बात करें बेरिंग जल संधि की तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को सेपरेट करती है, तथा हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। नेक्स्ट है कौन सा जल डमरू यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करता है, तो ये हो जाएगा जिब्राल्टर। यूरोप में किसको, यूरोप में स्पेन को, ठीक है। और अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में हो जाएगा मोरक्को, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है युकाटन स्टेट किन दो देशों के बीच है, तो हो जाएगा मैक्सिको तथा क्यूबा के बीच में। साथ ही ये कैरेबियन सागर के युकाटन बेसिन को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता भी है। विश्व का सबसे ज़्यादा शुष्क डेजर्ट कौन सा है, दैट इज अटाकामा डेजर्ट। कहाँ पर है, चिली में है। ये न्यूज़ में रहा अटाकामा डेजर्ट, इसको बहुत याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जल मार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व सबसे अधिक है, दैट इज स्वेज कैनाल। कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, लुडविग्स नहर, ठीक है। कौन सी, लुडविग्स नहर। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, प्रमुख डैम्स है और उनसे जुड़ी नदियां। ग्रैंड कुली डैम कहाँ पर है, कोलंबिया में स्थित है। यदि बात करें हूवर डैम की तो ये टेनेसी पर नहीं स्थित है, ये है कोलोरेडो नदी पर, तो इसका दूसरा ही सही नहीं है। नुरेक ये वक्ष नदी पर है, तथा काहेरा या काबोरा बासा डैम ये जाम्बेजी नदी पर है, जो कि कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। और टेनेसी नदी की बात करें तो इस पर बनाया गया व्हीलर, विल्सन, नोरिस तथा चिकमांगा डैम। नेक्स्ट है कोलोरेडो नदी पर बना है हूवर डैम। दामोदर नदी पर बना पंचेत हिल। नील नदी पर बना है आसवान डैम, तथा जाम्बेजी पर बना है करीबा डैम। नेक्स्ट है कौन सी नहर किसको जोड़ती है, तो जो कील कैनाल है ये एल्ब को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। सू ये सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। पनामा कैनाल ये अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है, तथा सुएज कैनाल मेडिटेरेनियन को रेड सी से जोड़ती है। आसवान उच्च बांध कहाँ स्थित है, आसवान बांध कहाँ है, नील नदी पर है, और ये कहाँ पर है, मिस्र या फिर इजिप्ट में है। नेक्स्ट है बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित में से परावर्तित कर देते हैं, तो ये करते हैं आयन मंडल में। नेक्स्ट है वायुमंडल में कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयुक्त होती है, तो दैट इज आयन मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, ये हो जाएगी क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, तो ये है 50 किलोमीटर पर, और ये कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है, तो ये है 20%। नेक्स्ट है कथन कह रहा है कि वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण कहा जाता है, बिल्कुल सही है कथन। दूसरा कह रहा है कथन कि वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरीय जल को गतिमान करता है, जो कि पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है, तो इसका दूसरा भी सही है, लेकिन ये दूसरा पहले का कारण नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगी आयन मंडल। तो यदि बात करें सममंडल की, तो इसमें आयन मंडल सम्मिलित नहीं है, और सममंडल की ऊंचाई है सागर तल से 80 किलोमीटर तक। और यदि बात करें गैस की, तो गैस की जो डेंसिटी होती है ऊंचाई पर जाते हुए क्या होगी, कम होती जाएगी। सममंडल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, इनके अंतर्गत आता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल तथा मध्य मंडल। नेक्स्ट है कह रहा है कि उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित करके भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं, तो इसमें उच्च नहीं, ये निम्न मेघ का काम होता है, तो इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली उच्च अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है, और इससे तापन प्रभावित होता है, और इससे तापन प्रभाव होता है। तो यहाँ पर निम्न मेघ नहीं होगा, ये होता है उच्च मेघ से, तो इसका दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, इसमें कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाघ मेघ विरलन तकनीकी और समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपायों का सुझाव दे रहे हैं, तो ये भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर में घटोतरी होती है, मतलब कि टेम्परेचर कम होता जाता है, सही बताना है इसमें से। तो वायुमंडल जो है ये पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, पहला करेक्ट है। दूसरा करेक्ट कि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, तो ये सही नहीं है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, तो इसका सही है फर्स्ट एंड थर्ड। और वायुमंडल की रचना मुख्य रूप से गैसों, जलवाष्प तथा धूल के कणों से बनी है, तो और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से लेकर 4% के मध्य होती है।
नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है क्योंकि ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। तो ये गलत है, क्योंकि ओजोन की उपस्थिति नहीं, आयन मंडल में विद्युत आयनों की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। दूसरा कह रहा है कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अति दीर्घ होती है। तो अति दीर्घ नहीं होती है ये तरंगे, इसलिए इसका दूसरा भी गलत हो जाएगा और इसमें कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? क्योंकि समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते, इसलिए तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। और समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती, इसलिए उड़ सकते हैं। तो इसका दूसरा सही नहीं है, केवल पहला सही है। नेक्स्ट चैप्टर है चक्रवात से रिलेटेड है। दिया गया है प्रमुख उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उनसे जुड़े देश हैं। तो इसमें यदि बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विली कहते हैं, चीन में टाइफून कहते हैं, फिलीपींस में बोगियो तथा यूएसए में हरिकेन। नेक्स्ट है मावट, जिससे होती है वह क्या है? तो वह पश्चिमी विक्षोभ है। नेक्स्ट है कह रहा है कि समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं इनको ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है, जो कि समुद्र सतह से दूर जाने पर कम हो जाती है। जिसका पहला और दूसरा दोनों ही सही है। साथ में सेकंड फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय मतलब कि ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्योंकि ITCZ मतलब कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बिरले ही होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फॉन कहाँ चलती है? एल्प्स पर्वत पर, बिल्कुल सही है। बोरा पोलैंड में नहीं चलती है, इसका दूसरा ही सही नहीं है। मिस्र कहाँ चलती है? राइन घाटी में। तथा खमसिन कहाँ चलती है? ये मिस्र या फिर इजिप्ट में। तो इसका दूसरा सही नहीं है। तो यदि बात करें फॉन और मिस्टल की, तो ये अल्प्स के उत्तरी ढाल से उत्पन्न होती है और उत्तर की ओर बहती हैं। और मिस्टल की बात करें तो फ्रांस की स्थानीय पवन है तथा फॉन ये स्विट्जरलैंड के स्थानीय पवन है। बोरा कहाँ चलती है? ये पोलैंड में नहीं, है इटली में चलती है। इटली के यूगोस्लाविया तथा एड्रियाटिक सागर में चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित हो जाने का कारण क्या है? तो यह है कोरियोलिस फोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख स्थानीय पवनें हैं। लेविश कहाँ चलती है? स्पेन में। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में। शामल ये ऑस्ट्रिया में नहीं चलती है, ये ईरान और इराक के क्षेत्रों में चलती है, साथ ही अरब के क्षेत्रों में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गरजने वाली 40, क्रुद्र 50, चीखने वाली 60 पवनें किस गोलार्ध में चलती है? तो ये चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, तो यह है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है वायुदाब सबसे कम कब होता है? तो ये होता है ग्रीष्म ऋतु में। जो ग्रीष्म ऋतु होता है यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे कि क्या होती है? हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। इससे क्या होता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंध के बीच चलने वाली ग्रही पवनों को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है? तो इन्हें व्यापारिक पवनें कहा गया है। और व्यापारिक पवनें ये उपोष्णकटिबंध उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से भूमध्य रेखी कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, यानी कि हाई टू लो प्रेशर। ठीक है, और ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर साउथ के बीच बहती हैं। नेक्स्ट है यूएसए के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जिससे क्या होता है? ठंडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बेल्ट ऑफ कॉम मतलब कि शांत पेटी, ये डोलड्रम से संबंधित है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स ये संबंधित है कोरियोलिस फोर्स से। तथा रोरिंग फोर्टिस मतलब कि गरजता 40 ये है वेस्टर्लीज पवनी। हरमट्टन ये डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं, इससे पवन है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फॉन एल्प्स माउंटेन में चलती है, मिस्टर राइन घाटी में, खमसिन मिस्र में, लेकिन बोरा साइबेरिया में नहीं, ये चलती है इटली में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कह रहा कौन से सही है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अत्यधिक उष्ण होते हैं। बिल्कुल सही है ये। और शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। तो इसके पहला और दूसरा दोनों ही सही है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच चलने वाली पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती थी। तो ये 30 से 60 नहीं होगा, ये होगा 60 से लेकर 65। तो इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियाँ मतलब कि मॉइस्ट एयर मॉसेज जो हैं ये पछुआ हवाओं के भाग हैं। तो इसका दूसरा सही है, लेकिन पहला गलत है। तो जो उपोष्ण उच्च वायुदाब होता है 30 से लेकर 35, यहाँ से उपध्रुवीय और निम्न वायुदाब 60 से लेकर 65 के बीच दोनों गोलार्ध में चलने वाले स्थानीय पवन को ही पछुआ या फिर पश्चिमी पवन कहते हैं।
पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? ये मानसूनी जलवायु का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कौन सा सही है? कह रहा है कि जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, बिल्कुल गलत है ये। दूसरा कह रहा है कि केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्ष उत्पन्न करते हैं, तो इसका दूसरा करेक्ट है। चक्रवात की वाताक्ष के अंदर का टेम्परेचर आसपास के टेम्परेचर से लगभग 10 डिग्री कम होता है, तो इसका तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जेट स्ट्रीम ऊपरी स्तरीय पछुआ हवाओं के मजबूत कोर होते हैं जो कि विसर्पी पथ का अनुकरण करती हैं, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जेट स्ट्रीम शब्द को वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान उच्च वेग की ऊपरी स्तरीय हवाओं के लिए पहली बार प्रयोग किया गया था, तो इसका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। नेक्स्ट है, पर्वत समीर को कैटाबर्टिक भी कहते हैं। चिनूक पवन ये स्नो ईटर है, और शिमोम ये एशियाई अफ्रीकी मरुस्थल में चलती है, तथा सिराको ये सहारा डेजर्ट में चलती है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मकवी कहाँ की वनस्पति है? तो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र की है। फिम्बस साउथ अफ्रीका से संबंधित है। चपरल कैलिफोर्निया से संबंधित है, तथा मेटोरल चिली से संबंधित है। नेक्स्ट है, यदि अधिजीवी वनस्पति की बात करें तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है। बबूल सहारा डेजर्ट से, बायोबाब सवाना से संबंधित है, तथा देवदार भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, कह रहा है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है, तो पहला गलत है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च टेम्परेचर और आर्द्रता के कारण ही मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थों का द्रुत अपघटन होता है, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है कि विश्व की सबसे ज्यादा प्रवाल भित्तियां उष्ण कटिबंधीय सागर जलों में मिलती है, बिल्कुल सही है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में मिलती हैं। तीसरा कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का पर पोषण करती हैं, तो इसमें तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों मतलब कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की अद्वितीय विशेषता है? यहाँ पे ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता होती है जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों, और बहुत सी जातियों का अस्तित्व होता है। अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता भी होती है विषुवतीय वनों में, तो इसके तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, जलवायु चरम है, वर्षा कम है, और लोग चलवासी बहु पशुचारक हुआ करते थे। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये संबंधित है मध्य एशियाई स्टेपीज से। नेक्स्ट है, यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। नेक्स्ट है, कथन कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्षा शीत ऋतु में होती है, तो इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो ये नहीं पाई जाती पंपास के क्षेत्र में। पंपास मिलता कहाँ है? अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है ये। तो वर्षा यानी कि रेनफॉल क्या है? एक प्रकार का कंडेंसेशन है, और पृथ्वी की सतह से जब पानी वाष्पित होकर ऊपर उठेगा और ठंडा होगा, पानी की बूंदों के रूप में पुनः ये धरती पर गिरता है, यही रेनफॉल कहलाती है। इसके लिए हवा में पर्याप्त मात्रा में जल वाष्प होना चाहिए, और वाष्प में भारी हवाओं का शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से ठंडा और उष्णांक बिंदु का पहुंचना होना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सी जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता मतलब कि अंडाकार कक्षीय झुकाव तो संबंधित है। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता भी संबंधित है, और विषुवयन मतलब कि पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति भी संबंधित है, लेकिन सौरिक विकर्ण नहीं संबंधित, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन करता है? तो ये है उत्तरी बंगाल के साथ उत्तर पूर्वी भारत, तो ये हो जाएगा CWG मतलब कि शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। और यदि बात करें गोवा के दक्षिण और पश्चिमी तट की, तो यहाँ पे लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून होता है AMW। कोरोमंडल तट पर मिलता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून AS। प्रायद्वीपीय पठार पर मिलता है उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार मतलब कि AW। नेक्स्ट है, मानव की कौन सी क्रिया से जलवायु सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? तो ये कृषि से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। किसने कहा था वनस्पति जलवायु का सही मानदंड है? तो ये कहा गया था कोपेन के द्वारा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ग्रीष्म में महाद्वीप और महासागरों के बीच टेम्परेचर विपर्यांश शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है, दूसरा भी सही है।
लेकिन दूसरा कथन पहले की व्याख्या नहीं कर रहा, दोनों करेक्ट है इंडिविजुअली। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, लेकिन विस्तृत क्षेत्रों में कोई वृक्ष नहीं होते, और ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एक अधिक या फिर कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। निम्नलिखित में से ऐसी परिस्थितियां कौन सी हैं? तो इनमें आता है अग्नि, चरने वाले तृणभक्षी प्राणी मतलब कि हर्बीवोरस, तथा मौसमी वर्षा, तो इसमें हो जाएगा 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो इस टाइम पर निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लेटराइट के बारे में सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें लौह ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है, तो इसमें कमी नहीं अधिकता पाई जाती है, तो इसका पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, लेटराइट मृदा के बारे में कह रहा है कि उच्च टेम्परेचर तथा न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, बिल्कुल गलत है ये, यहाँ पे हाई वर्षा चाहिए होती है। ये मृदाएं ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन तथा फॉस्फेट, कैल्शियम से भरपूर होती है, तो इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तीसरा कह रहा है कि मकान निर्माण में उपयुक्त ईंट के रूप में इन मृदाओं का कटाव व्यापक रूप से किया जाता है, बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि ये मृदाएं मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में विकसित होती हैं, तो इसका तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट है, बादल परिणाम है किसका? तो ये संघनन का परिणाम है। नेक्स्ट है, प्रमुख मिट्टी है और उनसे जुड़े जलवायु प्रदेश है। पौड़ जल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? समशीतोष्ण क्षेत्र में। चरनोजम समशीतोष्ण तथा शीत स्टेपी में। स्पॉट जॉल्स ये आर्द्र शीत समशीतोष्ण क्षेत्र में, तथा लेटराइट ये उष्ण तथा आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, मृदा के संबंध में असत्य बताना मतलब कि गलत। तो उपजाऊ मृदा के अंदर की पादप जड़ें पौधों को पोषक तत्व प्रदान करके जल के संग्राहक और आधार के रूप में कार्य करके पौधों की वृद्धि में सहायता करती है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा कह रहा है कि जो वनस्पति है, वृक्ष है, आच्छादन और वन ये मृदा अपक्षरण तथा मरुस्थलीकरण रोग का मृदा के स्थिरीकरण के साथ ही जल एवं पोषकों के चक्रण को बनाए रखते हैं, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि चारागाह पर पाई जाने वाली घास मिट्टी को मृदा अपक्षरण से नहीं बचा सकती है और जैविक गतिविधियों को भी रोकती है, तो इसका तीसरा ही गलत है, उसमें गलत ही पूछा है, इसलिए इसमें हो जाएगा ओनली 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं? तो ये जंतुओं के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन तथा वनस्पति की मृत्यु, इसमें जाएगा 1 एंड 3। नेक्स्ट है, प्रमुख मृदा जनिक प्रक्रम है। तो पॉडजोलिजेशन में क्या होता है? ये आर्द्र शीत मध्य अक्षांश जलवायु शंकुधारी वनस्पति से संबंधित है। लेटराइजेशन की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय पर्यावरण में पाई जाने वाली मिट्टी से संबंधित होती है। कैल्सिफिकेशन की यदि हम बात करें तो यह गर्म अर्धशुष्क पर्यावरण से संबंधित है, आमतौर पर घास के मैदानों में जहाँ वाष्पन उत्सर्जन से अवक्षेपण अधिक होता है। और यदि बात करें ग्लाइजेशन तो यह ठंडे जलवायु के खराब जल निकासी और जल भराव वाले क्षेत्रों से संबंधित है, साथ ही पीट मिट्टी के ऊपरी भाग में पाया जाता है ग्लाइजेशन। नेक्स्ट है, प्रमुख स्थान है और उनसे जुड़ी जनजातियां। बोर्नियो में पाई जाती है पुन्नान ट्राइब्स, अरब मरुस्थल में रुवाला तथा स्वीडन और फिनलैंड में लैप्स, और कोरियाक ये पूर्वोत्तर साइबेरिया के चुक्ची समुदाय की जनजाति है। ये लोग प्रायः चुक्कोटक्को कम चटकन भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है, यहूदी कहाँ मिलेंगे? मेनली इजराइल में। टेडा का संबंध है लीबिया से, बेजा इजिप्ट से संबंधित है, तथा लूर का संबंध है ईरान से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? पिंगबी कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में, अंगामी नागालैंड में, एनू जापान में पाई जाती है, लेकिन किर्गिज ये सूडान में नहीं, ये मध्य एशिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाया जाता है? तो पिग्मी विषुवत कांगो बेसिन में पाया जाता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फुलानी पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित है, बंतु सहारा से नहीं संबंधित है, ये पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित है। बंतु मसाई पूर्वी अफ्रीका से संबंधित है, और नुबा ये सूडान से संबंधित है। खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शुष्क क्षेत्र में। नेक्स्ट है, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये मानव और उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर। नेक्स्ट है, कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी का एक वृहद शरणार्थी बस्ती है, तो ये केन्या में नहीं है, ये है युगांडा में, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि दक्षिणी सूडान गृह युद्ध में पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं, तो इसका दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं, तो इसका दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? तो कुर्द समुदाय ये बांग्लादेश से नहीं, ये इराक से संबंधित है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है मधेसी ये नेपाल से संबंधित है, तथा रोहिंग्या ये म्यांमार से संबंधित है, तो इसका 2 एंड 3 होगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय या जनजाति
पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान या त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय हैं? तो ये इसमें आता है गोंड तथा कोरकू जनजाति। नेक्स्ट है फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह स्पेन तथा अमेरिका वासियों को दिया जाता है और ये क्वेश्चन पीसीएस के 2023 में ही पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो इसमें लातविया नहीं है। तो कोको में कौन सा आता है? पश्चिमी अफ्रीका के देश मिल आता है, जिनमें घाना, कैमरून, आइवरी कोस्ट शामिल है। और उष्णकटिबंधीय वनों में ककावा नामक वृक्ष उगते हैं, जिनके फलों के बीजों को कोको कहते हैं। और इसके वृक्ष का मूल स्थान लैटिन अमेरिका के एक उष्णकटिबंधीय भाग है। कोको दो प्रकार के होते हैं, क्रिडलो साउथ अमेरिका में पाया जाता है तथा फॉरेस्टो अफ्रीका की प्रमुख फसल है। ट्रक कृषि किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सागबाजी से। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो ये उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका निर्भर नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। नेक्स्ट है वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन का संबंध कहाँ से है? डेनमार्क से। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना से संबंधित है। वाणिज्यिक बागवानी कृषि मलेशिया से तथा वाणिज्यिक फल उत्पादन ये संबंधित है फ्रांस से। नेक्स्ट है दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? तो ये चाइना में है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, कहाँ की? तो ये साउथ अफ्रीका से संबंधित है। नेक्स्ट है कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्मों, अपशिष्ट तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाली कंट्री है? तो ये है ईरान। यहाँ पे ईरान 90% केसर का उत्पादन करता है पूरे वर्ल्ड का। नेक्स्ट है हाल ही मतलब 2022 के आंकड़ों के अनुसार कॉफी उत्पादन में देश का अवरोही क्रम बताना है यदि, तो सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादन कौन करता है? ब्राज़ील, देन वियतनाम, इंडोनेशिया एंड देन कोलंबिया। नेक्स्ट है यह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट है ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें फजेंडाज कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व में कुल कहवा उत्पादन के परसेंट की दृष्टि से शीर्ष कौन सा है? तो हो जाएगा ब्राज़ील। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो ये गैम्बिया से संबंधित है। और अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर आलू, शकरकंद, तंबाकू, कोको, अनानास, रबर, सिनकोना ये सभी प्रमुख उत्पत्ति स्थल हैं अमेरिका। नेक्स्ट है विश्व तरेकी प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है? तो ये बागानी कृषि के लिए उपयुक्त हैं। नेक्स्ट है किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो ये प्राच्य खेती में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है रोबस्टा एक प्रकार की क्या है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है? रोबस्टा एक कॉफी की प्रजाति है। नेक्स्ट है झूम क्या है? तो ये एक प्रकार की कृषि पद्धति है। इसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को उपकरणों से जुताई करके बीज बो जाते हैं। और इनमें जो फसल होती है पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन भी इनमें कम होता है। और झूम कृषि को मलेशिया में लदांग, फिलीपींस में कैंगिन, मैक्सिको में मिल्पा, श्रीलंका में चेन्ना तथा वेनेजुएला में कोनुकू कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इसमें पशुपालन तथा शस्य उत्पादन को एक साथ करना। नेक्स्ट है सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें मृदा से उर्वरक यानी कि पोषक तत्वों की हानि कम की जाती है, बिल्कुल सही है। और वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। लेकिन तीसरा कह रहा है कि इससे जो कुछ कृषि है क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम करने से रोका जा सकता है, तो इसका सही है फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यूक्रेन का सबसे बड़ा कोल उत्पादक केंद्र है? तो हो जाएगा डोनेट्स बेसिन। नेक्स्ट है माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। और ये है कहाँ पे? तो ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ये पूछा भी गया था 2023 में। प्रसिद्ध रूर कोयला बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह है जर्मनी में। नेक्स्ट है म्यांमार का पेगू योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो हो जाएगा खनिज तेल का। और म्यांमार की पेगू श्रृंखला इरावदी तथा सिताउंग नदियों के बीच स्थित है तथा यह श्रृंखला पोपा पर्वत से सिकुटारा पहाड़ियों तक विस्तारित है। नेक्स्ट है कथन दिया है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा का विशालतम निक्षेप से संपन्न है, तो इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो हो जाएगा पेट्रोलियम। और एक गैर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वे होते हैं जो कि मानव के समय के ढांचे के अनुसार मतलब सार्थक और सतत आर्थिक निकासी के लिए पर्याप्त दर और उसे नवीनीकृत नहीं कर पाता है।
मतलब कि बेसिकली जिन्हें हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। इनमें कोल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आते हैं। और यदि हम बात करें नवीकरणीय की, तो जो खत्म नहीं होंगे तथा वे प्रदूषण जो मुक्त और अक्षय हैं तथा जिन्हें रीयूज भी कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय, भूतापी तथा बायो गैस ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला तथा पेट्रोलियम पाया जाता है? तो ये पर्वतधार तथा अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है यूएसए में मार्क्वेस श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो ये लौह अयस्क के लिए है। नेक्स्ट है कैराय निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रमुख आयरन और उत्पादक क्षेत्र है। काराकांडा कहाँ है? कजाकिस्तान में। क्रवाई राग यूक्रेन में। नॉर्मंडी ये जर्मनी में नहीं, ये है फ्रांस में, तथा पिरेनीज भी फ्रांस में है। तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका का पोस्ट मासबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये है मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो रूर बेसिन, सार बेसिन, अचेन तो है लेकिन लॉरेंस नहीं है। ये कहाँ से संबंधित है? ये है फ्रांस का। नेक्स्ट है तुम्माल पल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, कहाँ स्थित है? ये है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है अरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है सऊदी अरब से। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश बना है? तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट है यूएसए को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट है यूएसए का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये संबंधित है कैलिफोर्निया प्रदेश से। नेक्स्ट है प्रमुख खनिज क्षेत्र है, तो माकूम ये संबंधित है कोयला से। डल्ली राजहरा ये संबंधित है लौह अयस्क का। कोरापुट ओडिशा में है, बॉक्साइट से संबंधित है। तथा चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है और ये मैग्नीज से संबंधित है। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं वेनेजुएला में। निम्नलिखित में से कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती थी? यहाँ सोने का खनन किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, वो हो जाएगा कनाडा। लेकिन प्रेजेंट में कजाकिस्तान यूरेनियम के भंडार तथा उत्पादन में टॉप पर है। नेक्स्ट है जापान आत्मनिर्भर है किसमें? ये है तांबे में। नेक्स्ट है कैरा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बोलीविया किसके लिए प्रसिद्ध है? टिन के लिए। लौह अयस्क ब्राजील से संबंधित है। मैक्सिको संबंधित है चांदी से, लेकिन नाइट्रेट ये पेरू से नहीं, ये संबंधित है चिली से। चिली साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसमें हो जाएगा लकड़ी। तो कोयला, डीजल और पेट्रोल ये सभी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन लकड़ी क्या है? ये काष्ठ ईंधन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी खनिज सूची अलौह धातुओं को दर्शाती है? तो इसमें आएगा निकिल, जस्ता, तांबा तथा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा? तो ये किया गया था तांबे का प्रयोग। नेक्स्ट है भूपर्पट्टी में तत्वों को उनकी उपलब्धता के आधार पर घटते क्रम में बताएं। तो सबसे ज़्यादा मिलेगा ऑक्सीजन, एंड देन सिलिकॉन, फिर मिलेगा एल्यूमिनियम, एंड देन आयरन, और सबसे कम मिलेगा क्या? सोडियम। और यदि हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगा आयरन, देन ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम तथा निकेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? तो हो जाएगा हेमेटाइट। तो यदि हम बात करें लौह धातु के अयस्क की, तो इनमें आता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लाइमोनाइट, आयरन, पायराइट। और मेलकाइट की बात करें तो ये तांबे धातु का अयस्क है। तथा जो क्रोमाइट है ये क्रोमियम का अयस्क है। और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो हो जाएगा बायोमास। और ये क्वेश्चन आया है पीसीएस के 2023 में भी। नेक्स्ट है कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो ये करता है एल्यूमिनियम को। नेक्स्ट है तांबे और निकिल की बात करें तो इसके लिए प्रसिद्ध है ओंटेरियो। साउथ अफ्रीका में मिलेगा क्रोमाइट तथा प्लेटिनम, और अल्जीरिया में मिलेगा फॉस्फेट, और कॉकेशस यहाँ पे मिलेगा लाइमस्टोन। नेक्स्ट है ओसाका किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए। डेट्रॉइट ये मोटर वाहन के लिए है, तथा क्यूबा ये सिगार के लिए है, और सेंट पीटर्सबर्ग ये प्रसिद्ध है पोत निर्माण के लिए। नेक्स्ट है किनकी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? जापान में है। कैंटन कहाँ पे है? चाइना में है। लॉरेंस फ्रांस में है। तथा बेलो हैरिजांटले ये है ब्राज़ील में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ओंटेरियो कागज़ के लिए तो सही है, लेकिन सूती वस्त्र के लिए ये डेट्रॉइट नहीं है, क्योंकि डेट्रॉइट किसके लिए है? डेट्रॉइट है ऑटोमोबाइल्स के लिए, तो इसका दूसरा ही सही नहीं है। रासायनिक के लिए है टेक्सास, तथा मोटर कार के लिए है नागोया। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो रूर ये कहाँ पे है? जर्मनी में है। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड कहाँ पे है? ये यूके में नहीं, ये है अमेरिका, मतलब कि यूएसए में। वो घाटी कहाँ पे है? इटली में है। तथा कांटो मैदान ये जापान से संबंधित है। नेक्स्ट है लंकाशायर प्रदेश किससे संबंधित है? यूके से। रूर कहर और रूर बेसिन ये दोनों ही जर्मनी से संबंधित है। कैहिन प्रदेश जापान से संबंधित है। तथा दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश ये साउथ अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट है फ्रांस का लॉरेंस प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये प्रसिद्ध है लौह तथा इस्पात उद्योग के लिए।
नेक्स्ट है कागज लुगदी बनाने के लिए कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है पोपलर का प्रयोग। नेक्स्ट है कौन सा यूएसए का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो इसमें सिनसिनाटी इंडियाना पोलिस प्रदेश यूएसए का है। ग्रेट कन्हावा घाटी ये भी यूएसए का है। मिशिगन झील प्रदेश ये भी यूके का है, लेकिन मिडलैंड ये मिशिगन झील प्रदेश ये भी यूएसए का है, लेकिन जो मिडलैंड है ये यूके का है, ना कि यूएसए का। तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। नेक्स्ट है डेट्रॉइट किसके लिए है? ऑटोमोबाइल्स के लिए। गोरना या शोरिया लौह अयस्क के लिए है। अंशन ये लौह इस्पात के लिए है। याकोहामा जापान में है। जलपोत निर्माण के लिए है। नेक्स्ट चैप्टर है परिवहन तथा बंदरगाह से है। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताना था। तो यदि हम देशों के सही अवरोही क्रम की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? यूएसए है। सेकंड पर आएगा रसिया, थर्ड पर चाइना, फोर्थ पर भारत एंड फिफ्थ पर आएगा कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सही सम्मिलित नहीं है? जिसमें इगारका चाइना में नहीं, ये है रूस में, तो इसका पहला ही सही नहीं है। जकार्ता इंडोनेशिया से संबंधित है। मोंटेविडियो उरुग्वे से तथा रॉटरडम नीदरलैंड का बंदरगाह है, तो इसके सिर्फ पहला सही नहीं है। रॉटरडम तो बहुत महत्वपूर्ण है, आरओ के एग्जाम में भी पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरियाई पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो हो जाएगा सोची। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग ये लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्तोक इसके पश्चिमी व पूर्वी स्टेशन है, मतलब कि सेंट पीटर्सबर्ग पश्चिमी है तथा व्लादिवोस्तोक पूर्वी स्टेशन है। और सांची की बात करें, मतलब सोची की बात करें, तो ब्लैक सी के तट पर रूस का शहर है। और कजान, ओमस्क व चीता ये सभी ट्रांस साइबेरियन मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा सेंटोस। कहाँ पे है? ये ब्राजील में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? रॉटरडम कहाँ पर है? नीदरलैंड में। इगारका चीन से नहीं रूस से संबंधित है, तो इसका दूसरा ही सही नहीं है। मोंटेविडियो उरुग्वे से संबंधित है तथा जकार्ता इंडोनेशिया से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पीसीएस के 2016 में भी आया था और पीसीएस के 2023 में भी आया, तो एज इट इज क्वेश्चन था, तो मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई कई बार रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? तो ये हो जाएगा सेंटोस। ये भी कहाँ पे है? ब्राजील में। कौन सा एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग का प्रचालन जल पाश मतलब कि लॉक पद्धति द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा पनामा कैनाल। नेक्स्ट है ग्वादर पोर्ट किस देश में है? तो यह है पाकिस्तान में। नेक्स्ट है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशन के बीच चलती थी? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। नेक्स्ट है भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीपीय भाग शामिल है। बिल्कुल सही है। हिमालय के साथ साथ पाया जाने वाला सबडक्शन जोन इसकी दक्षिणी सीमा निर्धारित करता है, जो कि महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है, मतलब कॉन्टिनेंटल अभिसरण की बात करा, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा ये कह रहा है कि पूर्व दिशा में म्यांमार के राकिनयोमा पर्वतों से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है, तीसरा सही है। चौथा कह रहा है कि पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरथर पहाड़ श्रेणियों का अनुसरण करती है, तो इसका चौथा भी सही है, पहला भी सही है, इसका हो जाएगा 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? महासागरीय लवणता कर्क रेखा और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन पीसीएस 2023 में पूछा भी गया है। यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की होती है, तो ये लघु ज्वार नहीं होगा, इसका दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, तो ये अटलांटिक ओशियन से संबंधित है, इसका तीसरा भी गलत है। चौथा कह रहा है कि पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है, तो इसका चौथा भी गलत है, इसके सिर्फ पहला सही है। तो यदि हम इक्वेटर से पोलर की ओर जाएंगे तो लवणता में कमी आएगी, लेकिन उच्च तापक्रम, उच्च वाष्पीकरण के साथ न्यून आर्द्रता के सम्मिलित प्रभाव के कारण कर्क रेखा और मकर रेखा पर लवणता सबसे ज़्यादा होती है और प्रत्येक 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय उनके आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार होता है, ना कि लघु ज्वार। तीसरा कह रहा है कि बेंगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक कोल्ड करंट है। बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार आता है, ना कि 12 घंटे 30 मिनट पर। नेक्स्ट है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हो जाएगी समुद्र तल का फैलाव। नेक्स्ट है कथन कहते हैं कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की शिराएं पाई जाती हैं। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे, तो इसका कारण और कथन दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? तो इसमें जो भूतापीय पवन ऊर्जा और बायोमास तो सूर्य से उत्पन्न होते हैं, लेकिन नाभिकीय सूर्य से उत्पन्न नहीं होता है।
और नाभिकीय ऊर्जा परमाणु के नाभिकीय विखंडन या फिर संलयन के द्वारा प्राप्त की जाती है। कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बसरा नहीं है, बगदाद, रमादी तथा टिकरित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख देश और उनसे जुड़ी राजधानियां हैं। मोरक्को की कैपिटल है रबात, ट्यूनिस की है ट्यूनीशिया, अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जियर्स, लेकिन केप वर्डे बमाको की नहीं है, यह है प्रायो। तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो ये हो जाएगा वापसी की शक्ति। तो जब भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण मतलब कि ऊर्जा के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उसे ही एल्बिडो या फिर प्रत्यावर्तिता कहते हैं। और यदि विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त एल्बिडो के आंकड़ों पर दृष्टिपात किया जाए तो पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो है वो 30% आता है और स्वच्छ जमी हुई बर्फ का एल्बिडो क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, प्रमुख देश और उनसे जुड़ी कैपिटल्स हैं। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे, किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक तथा तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, बिल्कुल गलत है। यदि हम भूमध्य रेखा से पोलर रीजन की ओर जाते हैं तो विविधता में क्या होती है? कमी आती है, ना कि वृद्धि होती है। दूसरा कह रहा है कि उष्ण कटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों का आश्रय देते हैं, बिल्कुल सही है। विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है जो कि ब्राजील में है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्र से ध्रुवों की ओर घटती है, तो इसके पहला गलत है। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो सवाना बायो में आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है या पार्कलैंड भूमि है जहां घास भूमियों में यत्र तत्र वृक्ष भी पाए जाते हैं। और 5 मीटर लंबी तथा सघन हाथी घास सवाना प्रदेश की प्रमुख घास भी है। ये अफ्रीका, भारत, ब्राजील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्षेत्रों में पाई जाती है तथा वेनेजुएला में ही सवाना को लानोस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हो जाएगी नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? नाइट्रोजन। सेकंड पर ऑक्सीजन 21%, आर्गन मिलती है 0.93% तथा सबसे कम मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। पाक स्टेट किसके किसके मध्य स्थित है? तो यह है इंडिया तथा श्रीलंका के बीच। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो यह हो जाएगी 0.03%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल कैपिटल कहा जाता है? तो हो जाएगा एबरडीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गिनी बसाऊ की कैपिटल है बिसाऊ, ताइवान की कैपिटल है ताइपे, निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ, लेकिन मालदीव की कैपिटल मलाबो नहीं है, ये है माले। तो इसका ऑप्शन डी ही सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कैनियन किसके द्वारा बनते हैं? नदियों के द्वारा बनते हैं, बिल्कुल सही है। ज्यूजन का निर्माण होता है वायु के द्वारा। मोरेन ये हिमनद के द्वारा बनते हैं, लेकिन इंसेलबर्ग ये हिमनद के द्वारा नहीं बनते हैं, तो इसके लिए इसका ऑप्शन सी ही सही नहीं होगा। तो इंसेलबर्ग की बात करें तो जब पवन के प्रभावकारी अपर्दन से चट्टानी भाग कटकर समतल हो जाता है और कड़े चट्टान टीले के रूप में उभर आते हैं तो इन्हें ही इंसेलबर्ग कहते हैं। और यदि बात करें हम कैनिमन की, तो पहाड़ों और चट्टानों के बीच स्थित ऐसी घाटी होती है जिसकी चौड़ाई आम घाटी की तुलना में कम होती है, लेकिन ढलान भी सामान्य घाटी की तुलना में अधिक सीधी होती है, जैसे कि चंबल नदी की घाटियाँ। ज्यूजन की बात करें तो इसका निर्माण वायु के अपर्दन से होता है। यह दावत नुमा आकृति होती है। इसका निर्माण वहाँ होता है जहाँ पर मुलायम और कड़ी चट्टानों की परतें क्षैतिज अवस्था में होती हैं और हिमानियों के द्वारा अपर्दित तथा परिवाहित पदार्थ का निक्षेप हिमोड़ या फिर मोरेन कहलाता है। और यह उन्हीं स्थानों पर होता है जहाँ पर हिमानियाँ पिघलकर जल में परिवर्तित होने लगती हैं। नेक्स्ट है, रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? ये है यूएई में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? इसमें हाल ही के आंकड़ों के अनुसार हो गया है चाइना। तो चीन चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। चीन के बाद आएगा श्रीलंका एंड केन्या एंड देन इंडिया। निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना जाता है? तो ये हो जाएगा 1650 से लेकर 1870 का काल। नेक्स्ट है, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। तो ये महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमानियों मतलब कि स्थायी हिम में। तो मृदु जल का 60.7% भाग, इससे भी अधिक भाग महाद्वीपीय तथा पर्वतीय हिमनदियों में मिलेगा। केवल 31.1% भूजल तथा 0.3% झीलों में झरनों और नदियों के रूप में पाया जाता है। कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो ये हो जाएगा लंदन। नेक्स्ट है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन ये होता है 21 जून को।
तो ग्रीष्म अयनात के समय उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तथा 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनात मतलब कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। किस देश में भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो यह है जापान में। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो हो जाएगा म्यांमार। और म्यांमार की साल्विन और इरावदी नदी दोआब को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है, तथा साल्विन नदी के पूर्व में सुनहरी मतलब कि गोल्डन ट्रायंगल स्थित है, जो कि अफीम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों का आरोही क्रम बताना है। जिसमें सबसे बड़ी कंट्री कौन है? ब्राजील। और छोटी कौन है? अर्जेंटीना। तो इसमें आएगा अर्जेंटीना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया तथा ब्राजील। सर्वाधिक तटीय अपरदन कहाँ होता है? किसके द्वारा होता है? तो ये लहरों के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो ये हो जाएगी मानक समय। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग असंबद्धता किसके किसके बीच में पाई जाती है? तो पृथ्वी की सिलिका मेंटल और उसके आयरन निकिल द्रव्य बाहरी कोर के बीच में पाई जाती है। तो यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में सबसे ऊपर क्या मिलेगा? महाद्वीपीय क्रस्ट, एंड देन मेंटल। मेंटल में भी दो पार्ट में है, ऊपरी मेंटल तथा लोअर मेंटल, एंड देन सबसे लास्ट में आता है बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ठीक है, तो जो मोहो असंबद्धता है ये किसके किसके बीच में पाई जाती है? ये पाई जाती है महासागरीय क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के बीच में पाई जाती है। यदि बात करें रेपेटी असंबद्धता की तो ये अपर मेंटल तथा लोअर मेंटल के बीच में पाई जाती है। और गुटेनबर्ग असंबद्धता ये लोअर मेंटल तथा बाह्य क्रोट के बीच में पाई जाती है। और लेहमान असंबद्धता ये बाह्य क्रोट तथा आंतरिक क्रोट के बीच में पाई जाती है। 102 पनडुब्बी घाटियों का विश्वव्यापी अध्ययन किसने किया था? ये किया था फ्रांसिस सेफाई तथा चार्ल्स बीड ने। किस देश ने 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? तो ये निकाला गया था रोमानिया में। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी, इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित है। एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन से संबंधित है। तथा पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है। न्यूरोलॉजी ये स्नायु तंतुओं का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें बालुका पत्थर, शैल, चूना पत्थर एक समूह से संबंधित है, लेकिन इसमें नीच शामिल नहीं है। तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और शैल ये सभी अवसादी चट्टानें से निर्मित हैं, और ये चट्टानें प्रकृति के कारकों के द्वारा निर्मित होकर जमा हो जाती हैं और बाद में दबाव या फिर रासायनिक प्रतिक्रिया या फिर अन्य कारणों से परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। इन्हें ही अवसादी या फिर चट्टान कहते हैं। लेकिन नीस क्या है? वो कायांतरित चट्टान से निर्मित है तथा ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण ही आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रमुख भूगोल वेत्ताएं। तो जीन ब्रूस कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। मोहम्मद अल इदरीसी अरब के हैं। डेविड हार्वे अमेरिका के हैं तथा गे हार्ड स्कॉट ये जर्मनी के हैं। नेक्स्ट है वे भूगोलवेत्ता जिन्होंने स्टाम्प एंड गो डिटर्मिनेंट्स की अवधारणा पेश की थी, तो जाएंगे ग्रिफिथ टेलर। जिन्होंने जलवायु, मनुष्य और उसकी संस्कृति तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को गहराई से प्रभावित किया था, तो जाएंगे एल्सवर्थ हिटिंगटन। और ईसा बोमन की बात करें तो इन्होंने द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी पुस्तक लिखी है। तथा जीन ब्रून्स और इन्होंने राय दी थी कि प्रकृति अनिवार्य नहीं है बल्कि अनुमेय है। नेक्स्ट है कह रहा है प्राकृतिक संबंध में प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में गलत बताना है। पहला कह रहा है कि जैविक संसाधन जीवमंडल से प्राप्त संसाधन है, इनमें जीवन होता है, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, जीव, मत्स्यिकी, पशुधन। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, तो ये गैर नवीकरणीय नहीं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि वे संसाधन जो बहुत लंबे भूगर्भीय समय में होते हैं और उनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, तो ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, तो इसका तीसरा भी गलत है। तो नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक या फिर पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। नेक्स्ट है प्रमुख भू आकृतियां हैं। तो सर्क की बात करें तो हिमाच्छादित पर्वतों की सबसे सामान्य भू आकृति है। लैपिस या भू आकृतियों ये यदि बात करें लैपिस की तो ये तब बनती है जब अधिकांश चूना पत्थर गड्ढों और गर्तों से हटा दिया जाता है। और यदि हम बात करें नेचुरल लेवीज की तो बड़ी नदियों के किनारे बाढ़ के मैदानों से जुड़ी हुई भू आकृतियाँ होती है नेचुरल लेवीज। और पेडी प्लेन की बात करें तो यह अपेक्षाकृत सपाट चट्टान की सतह के साथ भू आकृति है, जो कि आमतौर पर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली कई पेडिमेंट्स से जुड़ने के बाद बनती है। नेक्स्ट है मेरियाना ट्रंच कहाँ मिलेगा? पैसिफिक और फिलिपाइन प्लेट में। एलुशियन ट्रंच मिलेगा अमेरिकन एंड पैसिफिक प्लेट में।
टोंगा ट्रेंच मिलेगा इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा पैसिफिक प्लेट के बीच में, और क्यूराइल या कम चटका ट्रेंच ये पैसिफिक तथा ओखोटस प्लेट के बीच मिलेगा। दिए गए भू आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे साउथ में क्या मिलेगा, साउथ सैंडविच ट्रेंच, फिर मिलेगा पिटोरिको ट्रेंच एंड देन जापान ट्रेंच और क्यूरिल ट्रेंच। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। और क्यूराइल करंट भी है जिसे ओयोशियो भी कहते हैं, जो कि एक ठंडी करंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत हेरी हेस के द्वारा 1967 में नहीं 1962 में दिया गया था, तो इसका पहला ही सही नहीं है। और दूसरा ये कह रहा है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत समुद्र तल विस्फोट सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों के सही काल क्रमबद्ध को चुनना है, जो कि सबसे पहले आएगा, जो सबसे पुराना है और जो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पुराना कौन सा है, इओसीन, देन मायोसीन, फिर आता है प्लायोसीन, देन प्लीस्टोसीन एंड देन होलोसीन, जो एकदम नया युग है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो ये है लगभग 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, डोनबास बेसिन कहाँ पे है, यूक्रेन में है, कोल के लिए है, बिल्कुल गलत है पहला। तो काचिन ये इथियोपिया से नहीं, ये म्यांमार की ट्राइब्स है। और टिग्रे, टिग्रे का संबंध ये उत्तरी यमन से नहीं, ये संबंध है इथियोपिया से, तो इसमें कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, कैटालोनिया का संबंध कहाँ से है, स्पेन से है, ये तो करेक्ट है। क्रीमिया का संबंध ये हंगरी से नहीं है। और मिंडनाओ ये भी फिलीपींस से संबंधित है, लेकिन ओरोमिया नाइजीरिया से संबंधित नहीं है, इसका सही है 1 और 3। तो यदि हम बात करें क्रीमिया की, तो इसका संबंध है रूसी संघ से, मिंडनाओ फिलीपींस से संबंधित है, लेकिन ओरोमिया इथियोपिया से संबंधित है। नेक्स्ट है गोल्डी लॉक्स जोन शब्द किसके संबंध में अक्सर समाचारों में देखा जाता है, तो यह बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज से संबंधित है। नेक्स्ट है किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है, तो ये महाद्वीपीय विस्थापन तथा हिमानी चक्र, इन दोनों ने प्रभावित किया है। नेक्स्ट है जनांकिकी लाभांश मतलब कि डेमोग्राफिक डिवाइडेंड के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, तो कुशलता विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए।